Hello students, today we will discuss a new topic from chapter Chemical Bonding, class 11, that is Fajans rule. So without wasting time, let's start the video. Thank you. आप लोगों को वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग फजान्स रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं और पहले समझते हैं फजान्स रूल के आने के पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो लेट स्टार्ट। तो अगर हम यहाँ पे NaCl को डिस्कस करें और आपसे पूछ लें कि NaCl के अंदर बॉन्डिंग कैसी है, आयनिक या फिर कोवेलेंट, तो आपका सीधा सा आंसर होगा आयनिक बॉन्डिंग। अगर मैं आपसे पूछ लूँ CO2 के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, तो आप आंसर दोगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो आप ये आंसर देते हो, ये आपका आंसर होता है लेविस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, क्योंकि लेविस ने ही सबसे पहले बॉन्डिंग को डिस्कस किया था और वहाँ पे जब उन्होंने आयनिक बॉन्डिंग डिस्कस किया था तो बताया था कि जो दो एटम्स इन्वॉल्व होंगे आयनिक बॉन्डिंग के अंदर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिच होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दैट इज सोडियम गिव वन इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज that is chlorine, and by transfer of electron both of the atom which are involved in this compound complete their octet and combine through a ionic bond. Same in carbon dioxide, carbon and oxygen both require electron to complete the octet, so carbon and oxygen both share the equal number of electrons and bind together through a covalent bond. तो यहाँ पे आपको बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हो कि जब भी कोई एक मेटल और एक नॉन मेटल इन्वॉल्व होता है तो हमेशा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, मींस आयनिक बॉन्डिंग होगी, और जहाँ पे दो नॉन मेटल इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है उसको निकालने के लिए दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था, और वो फार्मूला क्या था? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 इन ब्रैकेट काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इन ब्रैकेट काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये दिया था हैनी एंड स्मिथ ने, और इस फार्मूले को यूज करके जो भी दो एटम वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ये काई उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसको यूज करके आप उस कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब NaCl का आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट किया गया इस फार्मूले से, तो जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू NaCl जनरली शो करता नहीं है, मीन्स यहाँ पे जो आयनिक कैरेक्टर आता है वो कुछ और होता है, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन के बाद आयनिक कैरेक्टर आता है वो कुछ और होता है, क्योंकि यहाँ पे इस NaCl कंपाउंड का जो आयनिक कैरेक्टर होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड इसकी आयनिक कैरेक्टर को कुछ और बताता है, और स्मिथ और हैनी का जो ये कैलकुलेशन है वो इसके वैल्यू को कुछ और बताता है। तो यहाँ पे जो चेंज आया है उसी चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए फजान्स ने अपना रूल दिया था, और फजान्स का रूल इसके अकॉर्डिंग है क्या?
उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी बॉन्ड होगा, चाहे हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, चाहे हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, वो कभी भी 100% कोवैलेंट या फिर आयनिक नहीं होता। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे उसमें कुछ परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर आता है, और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर है तो उसके अंदर कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर आता है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट और आयनिक कैरेक्टर कैसे आता है, और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए फजान्स ने अपना रूल दिया था। फजान्स रूल इज़ यूज टू डिटरमाइन द परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक कंपाउंड। तो उसके लिए उन्होंने बताया क्या कि जैसे मान लो किसी भी हम आयनिक स्पीसीज को ले लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई एनायन है, तो जो एनायन होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्म होगा। मीन्स ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शो करेगा अपने न्यूक्लियस के अराउंड, और जब तक इसके अराउंड कोई दूसरा कैटायन नहीं आता तब तक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके अराउंड सिमेट्रिकल ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके पास कोई कैटायन आ जाता है, तो इस कैटायन के आने की वजह से क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा इस कैटायन का, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करने लगता है। तो इसी इंटरेक्शन की वजह से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा सिमेट्रिकल, वो धीरे धीरे अनसिमेट्रिकल होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तो यही जो अनसिमेट्रिकल होना है इस सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, उसी को हम बोल देते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होगा और इसकी डेफिनीशन क्या होगा, चलो अब हम उसको समझते हैं। चलिए, यहाँ पे ये एनायन, इसके पास कोई भी कैटायन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिल्कुल सिमेट्रिकल। यहाँ पे इसके अराउंड कैटायन तो है लेकिन कैटायन बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर जब तक नहीं रहेगा तब तक इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल ही रहेगा। जैसे ही कैटायन इसकी तरफ अप्रोच करता है तो इसके न्यूक्लियस का इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, फिर इसका जो डिस्टॉर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द एनायन बिकम अनसिमेट्रिकल, और इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग जो पोलराइजेशन है उसकी डेफिनीशन क्या है उसको आप देखो। तो when two oppositely charged species come closer, the cation attract the electron cloud, so unsymmetrical shape of the anion get distorted. Such phenomena is called polarization. और जो डिस्टॉर्शन होता है उसकी वजह से जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा एनायन का, वो अनसिमेट्रिकल क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो किसी भी कैटायन की ये एबिलिटी है जिससे कि वो किसी भी एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर लेता है, उसी एबिलिटी को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और किसी एनायन का एबिलिटी जिससे वो आसानी से पोलराइज हो जाता है उसको हम बोल देते हैं पोलराइजेबिलिटी। यानी कैटायन का पोलराइजिंग पावर होता है वो, और एनायन की वो पोलराइजेबिलिटी होती है, और इन दोनों की वजह से ही क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसका पोलराइजेशन होगा। ठीक है, चलो हम आगे समझते हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है, मीन्स जो कैटायन होगा जब वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर लेगा, तो उस कंडीशन में इस एनायन के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, बस ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है अपने साथ, और इसी शेयरिंग की वजह से मीन्स पोलराइजेशन की वजह से
इस आयनिक कंपाउंड के अंदर आता है कोवैलेंट कैरेक्टर। इससे क्लियर क्या हुआ कि यहाँ पे पोलराइजेशन आप जितना ज़्यादा कराओगे उस आयनिक कंपाउंड के अंदर उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो पोलराइजेशन को सपोर्ट करेंगे, मीन्स इनडायरेक्टली वो कोवैलेंट कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। अब हम उसी को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलो फैक्टर में समझो। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे है साइज ऑफ कैटायन। तो इसको समझिए आप लोग। यहाँ पे कैटायन को इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करना है, मतलब इंटरेक्ट कराना है। तो इंटरेक्शन के लिए इस कैटायन के न्यूक्लियस का इसकी तरफ अप्रोच करना ज़रूरी है, और न्यूक्लियस इसके पास जितना ज़्यादा अप्रोच करेगा इसका डिस्टॉर्शन उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियस को इसकी तरफ अप्रोच कराने के लिए जो एटम की साइज होगी वो छोटी होनी चाहिए। अगर एटम की साइज बहुत बड़ी हो गई तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस इसकी तरफ अप्रोच नहीं कर पाएगा और पोलराइजेशन की जो रेट है वो कम हो जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास दो एटम हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमने बनाया हुआ है किसी भी एनायन का। तो अगर आप यहाँ पे इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस देखोगे तो जिसमें छोटी साइज होगी उसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ज़्यादा पास आएगा, और ज़्यादा पास होने की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इसलिए वहाँ पे पोलराइजेशन हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कैटायन की जो साइज है वो छोटी होनी चाहिए, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन। ये पोलराइजेशन को फेवर कर रहा है, याद रखना, मीन्स कोवैलेंट कैरेक्टर को फेवर कर रहा है। चलिए सेकंड, साइज ऑफ एनायन, मीन्स यहाँ एनायन की साइज कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एनायन वो है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो अगर यहाँ पे एनायन का हम साइज बहुत बड़ा कर दें तो इस कंडीशन में इस आउटर इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन वीक होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई भी कैटायन बहुत ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, मीन्स इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का पोलराइजेशन कर सकता है। इसलिए जो एनायन है उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, बिगर द साइज ऑफ एनायन फेवर द पोलराइजेशन। तीसरा जो फैक्टर है वो है चार्ज ऑन आयंस। तो यहाँ पे दोनों आयंस इंक्लूड किए गए हैं, ये हम किसी भी आयंस के चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चाहे आप यहाँ पे कैटायन को डिस्कस करो चाहे आप एनायन को डिस्कस करो, अगर कैटायन के पास चार्ज ज़्यादा हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ इंटरेक्ट कर लेगा, और चार्ज बढ़ाने से इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, मतलब पोलराइजेशन की पावर बढ़ती जाएगी। और अगर ये एनायन हुआ तो एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे पोलराइजेशन होगा। तो चाहे आप कैटायन के ऊपर चार्ज को बढ़ा लो चाहे एनायन के ऊपर, हमेशा जो पोलराइजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। तो मोर द चार्ज ऑन आयंस more the polarizing power। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अगर आपके पास कोई भी दो एटम ऐसे हैं जिनमें आपको साइज भी लगभग एक जैसा दिख रहा है, दोनों का चार्ज बराबर है, तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी एक बार चेक करोगे। अगर वहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो स्यूडो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा होगा, तो वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर शो करता है, इसलिए उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 और NP6 टाइप है, और किसी का N-1 D10 और NS0 टाइप है, तो इन दोनों में ये ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं और ये भी अपना आउटर सेल पूरा किए हुए हैं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम स्यूडो नोबल एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो कि शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब हो गया जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। तो जब कहीं पे भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स एक आपको मिल गया और एक एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट्स मिल गया, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स जो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा उसका आपको कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा लिख देना है। तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको कॉपर मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, इसके अलावा गोल्ड मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा, कैडमियम मिल जाएगा। तो अगर इन सब एलिमेंट्स को कहीं आप देख लो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जिसका चार्ज सेम है, तो उस कंडीशन में इनका जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो आपको हमेशा ज़्यादा लिखना है, और इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी फैक्टर यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, चलो एक बार उनको समराइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड के अंदर हमारे पास दो तरीके के कैरेक्टर हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर। तो कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए हमको जो चार्ज चाहिए कैटायन या एनायन के ऊपर, वो हमेशा ज़्यादा चाहिए। तो कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए चार्ज मोर चाहिए और यहाँ पे चार्ज लेस चाहिए। अगर हम कैटायन के साइज की बात करें तो कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए जो कैटायन है वो स्मॉल होना चाहिए, और आयनिक कैरेक्टर के लिए कैटायन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ऐसे अगर हम एनायन के साइज की बात करें तो जो एनायन है वो कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए लार्ज साइज का होना चाहिए, और अगर आयनिक कैरेक्टर के लिए चेक करना है तो जो वहाँ पे एनायन होगा वो स्मॉल साइज का होना चाहिए। तो ये तीन कैरेक्टर हैं। चौथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपको पता है, अगर वो ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जो स्यूडो नोबल एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा, तो वहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और आप लोग ध्यान से समझो, इसको आसानी से सब हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पहला, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे LiCl और NaCl, इसमें हम कोवैलेंट कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं कि किस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दोनों में हैलोजन तो हमारा एनायन फिक्स हो गया, यानी अब हैलोजन के बेस पे आपको आंसर नहीं देना है। तो अब ये आंसर लिथियम और सोडियम के बेस पे होगा, दोनों का चार्ज भी सेम है, तो साइज के बेस पे हम जाएंगे, और साइज लिथियम की छोटी लग रही है तो कैटायन इसमें छोटा है, इसलिए आंसर हो जाएगा LiCl। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, NaCl एंड NaI। अब यहाँ पे आप देखो मेटल दोनों में सेम हो गया, यानी कैटायन सेम है। अब एनायन के बेस पे आंसर लिखना है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए एनायन बड़ा होना चाहिए, और एनायन बड़ा क्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तीसरा, HCl एंड HBr।
हाइड्रोजन सेम, तो एनायन के बेस पे आंसर। ब्रोमीन की साइज बड़ी, तो ब्रोमीन का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। चौथा, CuCl एंड NaCl। अब यहाँ पे कॉपर आप देख लो, डी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया, सीधे आप लिखो कॉपर क्लोराइड। फिफ्थ, CaCl2 एंड HgCl2। यहाँ पे अब ये कैल्शियम है, ये मरकरी है, दोनों +2 स्टेट में हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। 6, NaCl, MgCl2, AlCl3। यहाँ पे सब में जो हमारा एनायन है सेम है, कैटायन के बेस पे आंसर लिखना है। यहाँ पे सोडियम पे +1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज और एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, तो इसका चार्ज ज़्यादा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा हो गया। अगला, SnCl2 एंड SnCl4। अब यहाँ पे जो Sn है वो +2 स्टेट में है और जो इसमें Sn है वो +4 स्टेट में है, इसलिए ज़्यादा चार्ज Sn का इसमें दिख रहा है, इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। सेम ऐसे अगर हम NH3 और PH3 को ले लें, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको आप समझिए। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा वो -3 स्टेट में है, फास्फोरस भी -3 स्टेट में है, यानी हम एनायन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कैटायन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और एनायन की साइज जिसमें बड़ी होगी वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा, इसलिए यहाँ पे जो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा वो PH3 होगा। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के हाइड्राइड को कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर के बेस पे अरेंज करने के लिए बोलता है, तो उस कंडीशन में BiH3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद SbH3, AsH3, फिर PH3 और NH3। एक बार फिर समझ लीजिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस यहाँ पे एनायन है और कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए एनायन बड़ा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे PH3 ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा इसके कंपेयर में। थोड़ा आपको चार्ज का ध्यान देना होगा, तो इसको आप समझते रहना। तो इतना तो हो गया आयनिक कैरेक्टर के बारे में। तो अगर आप कहीं पे किसी भी कंपाउंड के आयनिक कैरेक्टर को समझ जाते हो, या किसी भी कंपाउंड में आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर कौन ज़्यादा कौन कम है अगर आप पहचान लेते हो, तो इससे बहुत सारे आपको एडवांटेज होते हैं, यानी बहुत सारी प्रॉपर्टी और भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें, और आपको मैं यही एग्जांपल दे दूं फर्स्ट और बोल दूं कि इन दोनों में कौन ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल के लिए क्या करना होगा, आपको ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर वाला चेक करना होगा, क्योंकि जो वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट है और पोलर में पोलर डिज़ोल्व होता है। तो यहाँ पे LiCl तो आपने बता दिया कि ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, यानी NaCl ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, तो NaCl इस वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसमें आप सभी का आंसर लिख सकते हो। इसमें NaCl वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, इसमें भी NaCl, यहाँ पे HCl, यहाँ पे NaCl, यहाँ पे CaCl2, यहाँ पे ये, इससे ज़्यादा ये, यहाँ पे ये। तो इस तरीके से आप कोई भी आंसर दे सकते हो। और आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर जब आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा या कम है, तो उससे उसकी हार्डनेस आप बता सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हो, बाकी और भी कंपैरिजन आप आसानी से कर सकते हो। तो इतना आप लोग रिवाइज़ करो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और खुश रहो। थैंक यू।